तो यूपी में आ चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की बम्पर वैकेंसी 2025 में। ये जो एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है आ चुका है, आप सभी जानते हो। 1253 पोस्ट के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है निकाली गई है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि यूजीसी नेट। यूजीसी नेट आप जानते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसे क्वालिफाई करके आप ऑल ओवर द इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अगर आपने क्वालिफाई किया है तभी आप इस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात हमारी ये आती है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हमने क्वालिफाई किया और अब असिस्टेंट प्रोफेसर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सो जो सिलेबस है वो हमारा कितना ज्यादा यहाँ पे सेम है या कितना अलग है यूजीसी नेट में जो हमने सोशियोलॉजी की तैयारी की है, और यहाँ पर हमें किस तरह से तैयारी करनी है वो देखेंगे। कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या अलग अलग यहाँ पे एग्जामिनेशन लेवल्स है, सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन एंड आप सभी के लिए मैं क्लासेस लेकर आती हूँ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की फॉर यूजीसी नेट, जेआरएफ, गेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। ये जो हमारा न्यू इनिशिएटिव है जेआरएफ नीति चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जो हमारा मेन चैनल है दैट इज जेआरएफ अड्डा चैनल, वहां पर आप लोगों ने मुझे अक्सर देखा होगा। सो ये भी जेआरएफ अड्डा का ही एक इनिशिएटिव है। दोनों ही चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की जो तैयारी है करवाई जाने वाली है। बात हम लोग कर लेते हैं कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में पहले देखा जाए तो वैकेंसी यहाँ पर कितनी है। टोटल मैंने आपको बताया 1253 पोस्ट के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है निकाली गई है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। अब अगर हम लोग सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो सोशियोलॉजी में टोटल 78 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, जिसमें से 35 जो सीट्स हैं वो है जनरल कैटेगरी के लिए या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए भी सीट्स हैं। अब हम लोग ये बात करते हैं, जैसे आप जानते हो कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बट एक चीज जो आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है, जब भी आप अपने स्टेट के अलावा किसी भी दूसरे स्टेट का कोई भी एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो हमेशा आप वहां पे जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाओगे। सो यूपी के अलावा अगर आप किसी और स्टेट को बिलोंग करते हो और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपना जो फॉर्म है जनरल कैटेगरी से ही फिल करना होगा। जनरल कैटेगरी का ही कट ऑफ क्वालिफाई करना होगा। अपनी स्टेट में अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हो सो वो जो सर्टिफिकेट है या वो जो आपका रिजर्वेशन है यूपी स्टेट में अप्लाई नहीं होगा। यूपी स्टेट में सिर्फ यूपी के जो ओरिजिनल डोमिसाइल है उन्हीं को ही यहाँ पे जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो आपको जरूर मिलेगा। तो एक ये चीज है जो आप सभी लोगों को यहाँ पर जरूर पता होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करें कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ये तो हमें पता चल गया। इसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है पीजी, यानी कि मास्टर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए विथ 55% मार्क्स। मास्टर्स अपियरिंग वाले आई थिंक अभी अप्लाई नहीं कर सकते, तो मास्टर्स आपका यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी लोगों को यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट है वो भी डिमांड किया गया है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हो तो आप डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज जो यहाँ पर स्पेशली मेंशन्ड है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में, आप अगर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो उत्तर प्रदेश में, सो या तो आपका जो पीजी है सोशियोलॉजी से कंप्लीट होना चाहिए, मतलब या तो आपने एमए इन सोशियोलॉजी किया हो, या फिर आपका जो मास्टर्स है जो सोशल वर्क सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं वो भी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर्स इन सोशल वर्क अगर आप लोगों ने किया है तो भी आप सोशियोलॉजी की जो वैकेंसी है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली सोशल वर्क सब्जेक्ट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो ये चीज आप लोगों को जरूर याद रखनी है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है। ये जो पेपर पैटर्न है 3 लेवल्स में यहाँ पर होगा। सबसे पहले आपका एक प्री एग्जामिनेशन होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी। देन आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा जो इंटरव्यू एग्जामिनेशन है होने वाला है। जिस तरह से पीएससी एग्जामिनेशन का पैटर्न रहता है उसी तरह से यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का भी पैटर्न रहने वाला है। जो प्री है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, ये एमसीक्यू बेस्ड होगी।
सो यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। 120 क्वेश्चन में से जो 90 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट के होंगे, यानी कि सोशियोलॉजी के होंगे, और बाकी जो 30 क्वेश्चन है ये जीके के होंगे। सो यूपी का जो जनरल जीके है वो आपको जिस भी स्टेट का एग्जामिनेशन होता है वहां का जीके आपको प्रिपेयर करना ही पड़ता है, तो ये उसका है। फिर जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, देखो ये जो प्री एग्जामिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। यहाँ पर आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। यहाँ पर आप कितने भी ज्यादा मार्क्स लेकर आओ उतना ज्यादा मैटर नहीं, यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। मेन चीज है आपका सिर्फ प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप ये प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो मेंस या रिटन एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, और ये आपका होने वाला है सब्जेक्टिव पेपर। जैसे यहाँ पर बेसिकली रिटन एग्जामिनेशन होगा, सो आंसर राइटिंग जो है वो यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। तो इस रिटन एग्जामिनेशन में अगर हम लोग देखें, टोटल 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए होंगे। 10 क्वेश्चंस यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप प्लस जो 10 क्वेश्चन है लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखनी है। और ये जो रिटन एग्जामिनेशन है ये भी टोटल 200 मार्क्स का होने वाला है। 3 घंटे का समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा और इस तरह से सिस्टम चलेगा। फिर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिफाई होंगे मेंस एग्जामिनेशन में, फाइनली 25 मार्क्स के लिए आपका यहाँ पर जो इंटरव्यू है होगा। सो जो फाइनल सिलेक्शन है वो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पर रहेगा। सो ये एक जनरल एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सिलेबस यहाँ पर कैसे रहने वाला है और क्या सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है, किस तरह से तैयारी करनी है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से किस तरह से सिलेबस डिफरेंट है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो जनरल स्टडीज का पेपर है जहां से प्रीलिम्स में हमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां पर आपको जनरल साइंस प्रिपेयर करना है। जो भी करंट इवेंट है, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस वगैरह। तो सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत राष्ट्रीय आंदोलन, स्पेशली भारतीय राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, भूगोल, भारत एवं विश्व, मानसिक योग्यता एवं सांख्यिक आंकड़ों का विश्लेषण। तो ये सिलेबस हमें दिया है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जामिनेशन है तो आपको स्पेशली जो यूपी का जीके है उस बेसिस पे आपको तैयारी करनी है। सो जनरल आप कोई भी यहाँ पर बुक परचेज कर सकते हो, उसके थ्रू हम लोग ये जो सिलेबस है प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी यूपी में एग्जामिनेशन सब सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, पीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनके पीवाई क्यूज को आप जरूर देख सकते हो। क्योंकि पीवाईक्यूज जहां पे जिस तरह के जीके वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी से रिलेटेड, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे इस जनरल स्टडीज वाले पेपर में। सो ये आप लोग इस तरह से जो 30 क्वेश्चन है जनरल स्टडीज के लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। अब पर्टिकुलरली हम लोग बात करें कि सोशियोलॉजी का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या सारी चीजें। तो देखो सबसे पहले यूनिट यहाँ पर हमें दी गई है बेसिक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, मूलभूत समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, जिसमें समाजशास्त्र की ऐतिहासिकता, संस्था, संघ, स्थिति और भूमिका, संदर्भ समूह, मानदंड और मूल, विचारधारा एवं और स्वप्न लोग, समुदाय, आभासी समुदाय, समाज और नेटवर्क, समाज, संस्कृति, समूह और प्रकार, ये यूनिट 1 हमें दी गई है। इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, स्टेटस एंड रोल। अब ये जो यूनिट है आप देखो ये भी आपके बिल्कुल यूजीसी नेट सिलेबस है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको बिल्कुल अलग दिया हो। यूजीसी नेट में हमें अलग अलग दिया है, यहाँ पर आपको एक साथ सारी बेसिक कंसेप्ट दे दिया है। जैसे यूजीसी नेट में जो यूनिट 3 हम लोग देखते हैं बेसिक कंसेप्ट, तो वहां पर आप ये सारे टॉपिक पढ़ते हो, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, स्टेटस एंड रोल, रेफरेंस ग्रुप, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, कम्युनिटी वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। बाकी देखो जो सब्जेक्ट हमें दिए, कल्चर, ग्रुप्स एंड टाइप, ये सब यूनिट 3 में आ जाते हैं। उसके अलावा देखो जो वर्चुअल कम्युनिटी का टॉपिक है, आभासी समुदाय का जो टॉपिक है, नेटवर्क सोसाइटी का जो टॉपिक है, ये हम लोग यूनिट 9 में भी पढ़ते हैं। जैसे वर्चुअल कम्युनिटी पर्टिकुलरली यूनिट 9 में आप पढ़ते हो यूजीसी नेट में। नेटवर्क सोसाइटी यूनिट 1 में हम लोग पढ़ते हैं, मैनुअल कैस्टल इसके बारे में बात करते हैं। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ये भी कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। विचारधारा और स्वप्न लोग, ये भी आप जानते हो यूनिट 1 में हम लोग कार्ल मैनहाइम के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्ल मैनहाइम ने बात की है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया के बारे में। बाकी जब मैं आपको प्रिपरेशन कराती हूँ तो मैं हमेशा, मेरी जो फर्स्ट क्लास होती है कोर्सेज में,
हमेशा मैं आपको सोशियोलॉजी का हिस्ट्री बताती हूँ। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट कहाँ से ओरिजिन हुआ, क्या इमरजेंस, कैसे इमरजेंस हुआ सोशियोलॉजी का, फाउंडिंग फादर्स कौन से, सारी चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो वो पूरा सोशियोलॉजी का हिस्ट्री आ जाता है, सब्जेक्ट किसने कॉइन किया, पहले क्या नेम था, बाद में क्या नेम था, सब्जेक्ट मैटर क्या है सोशियोलॉजी का, सारी चीज है। सिमिलरली सोसाइटी क्या है, सोसाइटी के टाइप्स क्या है, ये भी मैं आपको प्रिपेयर कराती हूँ। ऑल्दो ये चीजें हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट मैं हमेशा अपने कोर्सेज में ये चीजें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराती हूँ, क्योंकि अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो ये बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो जो यूनिट 1 यहाँ पर हमें दी गई है, ये बिल्कुल भी आपको कुछ भी ऐसा अलग से यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करना है, सारी चीजें बिल्कुल हमारे यूजीसी नेट सिलेबस की तरह हैं, और ये सारी चीजें मैं अपने कोर्सेज में भी आपको इसी तरह से प्रोवाइड करने वाली हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 2 सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया। अब ये भी देखो, हमारा जो यूनिट 3 है अगेन बेसिक कंसेप्ट, वहां पर हमें अलग से एक टॉपिक दिया गया है सोशल प्रोसेस, और यहाँ पे उसी टॉपिक से एक अलग यूनिट बना दी गई है, जैसे कि कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिफ्यूजन, एसिमिलेशन, एकल्चरेशन, एनकल्चरेशन। तो ये जो सारे टर्म्स हैं हम लोग कल्चर के टॉपिक में, सोशल प्रोसेस के टॉपिक में पढ़ते हैं। सोशल इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, डिजिटलाइजेशन, सोशलाइजेशन, एलिनेशन, कार्ल मार्क्स के टाइम पे आप पढ़ते हो। तो ये जो टर्म्स हैं हम लोग अगेन वही सोशियोलॉजी के जो अलग अलग उसमें पढ़ते हैं, जैसे सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया, ये तो बिल्कुल हमारे यूनिट 3 यूजीसी नेट सिलेबस में दिया ही है। इसके अलावा जो टर्म्स हैं जैसे कि ए कल्चरेशन है, एन कल्चरेशन है, सोशलाइजेशन है, ये हम लोग यूनिट 3 कल्चर के टॉपिक में कवर करते हैं। सोशलाइजेशन भी हमारा यूनिट 3 आइडेंटिटी के टॉपिक में हो जाता है। जब हम लोग पॉवर्टी का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पे सोशल इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, ये सारे टर्म्स पढ़ते हैं। तो ये चीज भी आपके यूजीसी नेट से ही बिल्कुल रिलेटेड है, और यहाँ पर भी कुछ भी ऐसा अलग से आपको नहीं प्रिपेयर करना है। यूनिट 3 की बात करें, क्लासिकल सोशोलॉजिकल थियरी, शास्त्रीय समाज शास्त्रीय सिद्धांत। सो यहाँ पर इवोल्यूशनरी थिंकर, जैसे हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ते हैं, ऑगस्ट कोम्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारे विकासवादी विचारक हैं, इनके बारे में आप पढ़ते हो। स्ट्रक्चर फंक्शनल में हम लोग जैसे टेलकट पासन थिंकर है, ठीक है। स्ट्रक्चरल लिस्ट में अगर देखें तो लेवी स्ट्रॉस भी आ जाते हैं। स्ट्रक्चर फंक्शनल में रेडक्लिफ ब्राउन आप पढ़ते हो। फंक्शनल थियरीज में डर्कहाइम का नेम पढ़ते हैं, मेलिनोस्की के बारे में पढ़ते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में जीएच मीट के बारे में आप पढ़ते हो। कॉन्फ्लिक्ट में, संघर्ष में कार्ल मार्क्स का नेम आ जाता है, और भी सारे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के थिंकर है। सो ये चीज जो आप यूनिट 1 सिलेबस में कवर करते हो यूजीसी नेट में, वही सारे थिंकर्स यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर भी आपको कुछ भी अलग से नहीं प्रिपेयर करना है। जो फोर्थ यूनिट है, कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थियरी, समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत, ये भी बिल्कुल आपका यूजीसी नेट यूनिट 1 से ही रिलेटेड है, क्योंकि वही सारे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे देखो, फेनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी, घटना विज्ञान, नवंश विज्ञान, ये हम लोग यूनिट 1 में पढ़ते हैं। न्यू फंक्शनलिज्म, जैसे कि जेफरी अलेक्जेंडर, पॉल कोलोमी, ये आपको हर एक असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में भी। न्यू स्ट्रक्चरलिज्म है, क्रिटिकल थियरी यानी कि फ्रैंकफर्ट स्कूल, न्यू मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, एक्सचेंज थियरी हम लोग यूजीसी नेट यूनिट 6 में पढ़ते हैं। नेटवर्क थियरी, मैनुअल कैस्टल, मैक्रो माइक्रो इंटीग्रेशन, सो मैक्रो थियरीज, माइक्रो थियरीज। सो ये भी जो आपका कंटेम्प्रेरी सोशल थियरी, समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो यूनिट गई है, ये भी बिल्कुल यूनिट 1 से यूजीसी नेट से ही रिलेटेड है। तो वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। फिर आ जाती है यूनिट 5 रिसर्च मेथोडोलॉजी, अनुसंधान पद्धति। सो रिसर्च आपके यूजीसी नेट यूनिट 2 सोशियोलॉजी के सिलेबस में भी है, इसके अलावा पेपर 1 में भी आप पढ़ते हो। तो रिसर्च यूनिट में भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वही चीजें। जैसे देखो, सोशल सर्वे, सोशल रिसर्च हम लोग पढ़ते हैं। एपिस्टेमोलॉजी हमारी यूजीसी नेट में भी अलग से टॉपिक मेंशन है। लॉजिक, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मेथड, तो सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च आ जाती हैं। सैम्पलिंग है, रिसर्च डिजाइन है, हर्म्योनेटिक, सोशल रिसर्च, प्लेजरिज्म, कॉपीराइट, हम लोग सारी जो चीजें हैं आप लोग अपने यूजीसी नेट के सिलेबस में पढ़ते। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो यूनिट है वो भी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो रिसर्च मेथोडोलॉजी यूनिट है, जैसे अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखोगे तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन, जो परिभाषा वगैरह है, वो भी काफी ज्यादा हमें पूछी जा रही है, तो वो हमें थोड़ी अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी।
और उसके लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे रिसर्च के लिए सीआर कोठारी की बुक आती है रिसर्च की, वो आप देख सकते हो। राम आहूजा की भी बुक आती है जो कि हिंदी और इंग्लिश, सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान हिंदी में भी है, सोशल रिसर्च, सोशल सर्वे एंड रिसर्च ये आपकी इंग्लिश में भी आती है। तो आप ये दोनों जो बुक्स हैं जरूर देख सकते हो। इसके अलावा जो इग्नू का कंटेंट है रिसर्च के लिए वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, तो वहां पे आपको डिटेल में एकदम ऑथेंटिक जो है सारा कंटेंट मिल जाता है। बाकी मैं अपने कोर्सेज में भी रिसर्च यूनिट बहुत अच्छे से आपको इसी तरह से प्रिपेयर कराती हूँ, तो वो चीज़ भी है। फिर हमारी आ जाती है यूनिट 6 सोशल चेंज, कंसेप्ट्स एंड प्रोसेस, सामाजिक परिवर्तन। अब देखो सोशल चेंज का जो टॉपिक है अगेन हमें यूजीसी नेट यूनिट 3 में दिया है। यूनिट 3 में सोशल चेंज अलग से हमारी यूनिट बनी गई, तो उसमें हम लोग यही सारी चीजें पढ़ते हैं। डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन, थियरीज ऑफ सोशल चेंज, तो उसमें हम लोग फंक्शनल इवोल्यूशनरी थियरीज पढ़ते हैं, साइक्लिकल थियरीज हम लोग पढ़ते हैं। सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट, ये हम लोग यूनिट 5 पॉलिट साइंस सॉरी स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं यूजीसी नेट। तो सोशल मूवमेंट का टॉपिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पर भी मैंने आपके लिए एक डिटेल क्लास ली है इस टॉपिक पे, जहां पे अच्छे से सारे जो टॉपिक है कवर किए। फिर देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन के बारे में हम यूनिट 4 में पढ़ते हैं, अर्बन सोशोलॉजी। वेस्टर्नाइजेशन है, एम एन श्रीनिवास बात करते हैं। लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब जो है हम लोग यूनिट 6 इकोनॉमी एंड सोसाइटी यूजिस नेट में भी कवर करते हैं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया यूनिट 9 में आ जाता है। एंड सोशल मोबिलिटी जो टॉपिक है ये भी हमारा अलग से यूनिट 3 में मेंशन है यूजीसी नेट में। सो ये जो यूनिट है आपकी, यहाँ पर भी नया टॉपिक कुछ भी नहीं है। यूजीसी नेट में जो अलग अलग यूनिट्स में हम लोग पढ़ते हैं वो आपको एक यहाँ पे सिंगल यूनिट बना दी गई है। सो ये है। फिर देखो इंडियन सोसाइटी कंसेप्ट्स एंड पर्सपेक्टिव, यूजीसी नेट यूनिट 1 में भी आप देखते हो हमें इंडियन थिंकर्स वाला टॉपिक दिया गया है। सो वहां पर पूरा जो इंडियन सोशोलॉजी वाला पोर्शन है हम लोग कवर करते हैं। इंडियन सोशोलॉजी में हमारा, और जो यूनिट 4 है हमारी, वहां पर भी रूरल एंड अर्बन सोशोलॉजी का टॉपिक दिया है। तो उसमें भी पर्टिकुलरली जो रूरल सोशोलॉजी वाला टॉपिक है वहां पर भी ये जो इंडियन सोशोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि क्लास, कास्ट, किनशिप, रिलीजन, एथनिसिटी, मैरिज, फैमिली, ये सारे हम लोग कवर करते हैं, यूनिट 3 में भी पढ़ते हैं। पर्सपेक्टिव देखो मैंने आपके लिए यूट्यूब पर भी अभी अलग से एक क्लास ली थी जिसमें सारे इंडियन सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कवर किए हैं, जैसे कि इंडोलॉजिकल, स्ट्रक्चर, फंक्शनल, सिविलाइजेशनल, सबऑल्टर्न, मार्क्सिस्ट, कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो ये सारे सारे जो प्रोसेस हैं जैसे कि संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, एम एन श्रीनिवास बात करते हैं, सेकुलराइजेशन, प्लान चेंज, रर्बनाइजेशन, जीएस घोरे बात करते हैं। अब यहाँ पे जो एक अलग टॉपिक हमें दिया गया है जो यूजीसी नेट में नहीं है वो है नीति आयोग। नीति आयोग आप सभी जानते हो 2015 में आया है। आप लोग वैसे तो पेपर 1 हायर एजुकेशन में पढ़ते हो नीति आयोग यूजीसी नेट में, बट यहाँ पर ये एक टॉपिक है जो हमें एकदम अलग से दिया गया है, तो उसको हमें थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। यूपी का क्या स्टेटस रहा है नीति आयोग में, ठीक है, क्या रैंकिंग वगैरह है, तो वो सारी चीजें हमें थोड़ी सी अलग से यहाँ पर इस टॉपिक के लिए देखनी पड़ेगी। नीति आयोग अलग से एक टॉपिक आप नोट डाउन कर सकते हो जो अलग है। फिर इसके बाद देखो कंटेम्प्ररी इश्यूज, तो ये भी हमारे थोड़ा बहुत यूजीसी नेट से, ऑल्दो एज सच हमें स्पेसिफिकली ये यूनिट नहीं दी गई है, बट कुछ टॉपिक सेम है। जैसे आप देखो कम्युनलिज्म है जो हम लोग यूनिट 9 में यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके अलावा इंटरनेट रिलेटेड जो भी चीजें हैं जैसे कि इंटरनेट एडिक्शन, साइबर क्राइम वगैरह है, ये सब हम लोग यूनिट 9 में भी पढ़ते हैं। कम्युनलिज्म का टॉपिक यूनिट 10 में है, बाकी इंटरनेट रिलेटेड चीजें यूनिट 9 में आ जाता है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, फेटिसाइड, पॉक्सो एक्ट वगैरह, ये सब हम लोग यूनिट 8 में कवर करते हैं, तो ये वहां आ जाता है। इसके अलावा करप्शन यूनिट 6 में, क्राइम है, व्हाइट कॉलर क्राइम है, ये सब यूजीसी नेट में पहले, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब आपका यूनिट 6 में आ जाता है, पॉवर्टी का टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक, फैमिली डिसहार्मनी, जेंडर, कास्ट वगैरह, ये सब यूनिट 8 में हम लोग पढ़ते हैं। तो सामाजिक मुद्दे, समस्याएं, कुछ ऐसे, मतलब ये जो टॉपिक ऐसे हैं जो हमने बेस जो है वो यूजीसी नेट में कवर किया है, बट यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको जो करंट अफेयर्स है वो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि देखो थोड़ा सा, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है रिटन एग्जामिनेशन भी होने वाला है, तो ये जो इश्यूज हैं जैसे कि फेटिसाइड है, पॉक्सो एक्ट वगैरह है,
ये जो चीजें हैं अभी हमारे करंट टाइम पे अगर इनसे रिलेटेड कोई भी ऐसा इवेंट हुआ है या कुछ भी ऐसा इशू हुआ है तो वो सारी चीजें भी आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, हाईलाइटेड हमें यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी। तो यूनिट 8 जो है ये आपको थोड़े से करंट टाइम से रिलेट करके, जैसे यूनिट का नेम ही है समसामयिक मुद्दे, तो करंट टाइम पे अगर कोई ऐसा इशू हुआ है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, वो जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो वहां पर ये चीजें हमें बहुत काम आने वाली है। तो इस यूनिट को काफी करंट पर्सपेक्टिव से, अभी का प्रेजेंट टाइम में जो चीजें चल रही हैं उस पर्सपेक्टिव से हमें तैयार करना है। फिर देखो रूरल सोसाइटी, सो ये हमारा यूनिट 4 से रिलेट हो जाएगा, यूनिट 5 से भी कुछ टॉपिक यहाँ पर हमारे रिलेट हो जाएंगे, जैसे कि जजमानी सिस्टम है, कास्ट सिस्टम, एग्रेरियन रिलेशन, ये सब हम लोग यूनिट 5 में पढ़ते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन इंडिया के पर्सपेक्टिव से यूनिट 6 में भी हम लोग पढ़ते हैं। 73rd अमेंडमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यूनिट 5, रूरल डेवलपमेंट, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनलाइजेशन, पीजेंट्री, लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, पीजेंट मूवमेंट, माइग्रेशन, पैरोकलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, ये सब आपका यूनिट 4 से रिलेटेड है। सो जो यूनिट 9 हमें दी गई है भारत में ग्रामीण समाज, इसमें आपको कुछ भी अलग से नहीं प्रिपेयर अलग से करना पड़ेगा, सारा आपका यूजीसी नेट से ही तैयार हो जाता है। अब लास्ट आ जाता है यहाँ पे अदर इश्यूज, तो ये भी कुछ ऐसी यूनिट है हम लोग बोल सकते हैं जो हमें थोड़े से अगेन जो करंट टाइम है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी। जैसे ऑनर किलिंग का जो टॉपिक है वो यूजीसी नेट यूनिट 8 में आप पढ़ते हो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिट 10 में हम लोग पढ़ते हैं। एजिंग है, ये हम लोग यूनिट 8 में पढ़ते हैं। इकोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी यूनिट 7 में आ जाता है। देखो ये जो चीजें हैं जैसे कि SC ST है, पॉपुलेशन ट्राइबल सोसाइटी, इसका जो बेस है मतलब जो मीनिंग है, क्या अर्थ है इन चीजों का, वो तो आप यूजीसी नेट में पढ़ते हो। बट अगेन जो वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ, ये जो चीजें आपको थोड़ी सी करंट टाइम से रिलेट करके पढ़नी पड़ेगी, जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं तो कितना काम किया गया है यहाँ पर, वो सारी चीजें। तो ये हमें कुछ इस तरीके से जो यूनिट 10 है यहाँ पर तैयार करनी है। सो मैंने आपको एक ओवरऑल सिलेबस यहाँ पे बताया है कि कौन सी यूनिट हमें दी गई है, किस तरीके से हम वो यूजीसी नेट से डिफरेंट है, क्या हमें करना है। अब बात ये आती है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर करना है कि अपना एक जो सबसे पहले तो ये जो आपका सिलेबस है उसे प्रिंट करवा के अपनी टेबल पे रखो। अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हो तो जो सिलेबस है वो आपके पास एक प्रिंटेड फॉर्म में आपके जो स्टडी टेबल है उस पर होना चाहिए। अब आपको जितने टॉपिक आते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया यूजीसी नेट से हमारा जो सिलेबस है बहुत हद तक डिफरेंट है, तो आपने जो टॉपिक बहुत अच्छे से यूजीसी नेट में कवर किए हैं, जो आपको आते हैं, उनको यहाँ पर आप टिक मार्क करो। तो आपको इससे ये पता चलेगा कि अभी हमारी तैयारी कितनी है, हमें कितनी चीजों के बारे में पता है। एंड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, ठीक है। दूसरों को हम झूठ बोल सकते हैं हमें ये आता है वो आता है, हम यूजीसी नेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, बट क्योंकि आप जानते हो रिजर्वेशन का भी बेनिफिट मिल जाता है, 160 मार्क्स पे 170 मार्क्स में आपका यूजीसी नेट तो क्वालिफाई हो जाता है, बट उस लेवल की जो नॉलेज है वो शायद हम लोग नहीं गेन कर पाते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है, तुक्का भी चल जाता है, ये बिल्कुल हकीकत है, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। बट क्योंकि अब ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आपको उस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अपने आप से ऑनेस्ट रह के ये आपको टिक करना है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको आते हैं, नहीं आते हैं। दूसरी चीज है, क्योंकि अभी हमारे पास एग्जामिनेशन डेट नहीं है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अभी आपके पास अराउंड, अगर हम लोग देखें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 3 से 4 महीने तो आप मान ही सकते हो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। मोस्ट प्रोबेबली ये जो एग्जामिनेशन है 2026 में ही होगा, क्योंकि दिसंबर में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ही है। सो जनवरी फरवरी में ये एग्जामिनेशन होने के चांसेस है। अराउंड 3 से 4 महीने अभी आपके पास में है। सो यहाँ पर इजीली जो 10 यूनिट है आप तैयार कर सकते हो। बहुत सारी चीजें मैंने बताया यूजीसी नेट से रिलेटेड है, तो आपको अगर यूजीसी नेट में चलो उतना अच्छे से नहीं भी पढ़ा था तो भी आप अपना टाइम एलोकेट कर सकते हो। जैसे अभी से 10-15 दिन में एक यूनिट खत्म की जा सकती है, बट वो कब की जा सकती है, जब आपके पास अच्छे से जो कंटेंट है रेडी है। तो अभी कुछ दिन का टाइम लो, पहले अपना जो कंटेंट है वो अच्छे से फिल्टर करो, आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है, या किसी वेबसाइट से परचेज करना है, या किसी का कोर्स लेना है, तो वो सारी चीजें आप देखो और फिर उसके अकॉर्डिंग अच्छे से एक एक करके अपनी जो यूनिट है तैयार करो। अब क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है रिटन एग्जामिनेशन भी होने वाला है, तो यहाँ पर एक टिप मैं आपको दूंगी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, आप उसके नोट्स जरूर बनाओ। अब देखो नोट्स
बनाने का यहाँ पे एक तरीका है जो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेंस एग्जामिनेशन की भी तैयारी करना चाह रहे हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने इंस्टीट्यूशन का टॉपिक पढ़ा जो हमें यूनिट 1 में दिया गया है, संस्थान के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर जब आप नोट्स बना रहे हो तो आपको नोट्स बनाते समय एक चीज ये फॉलो करनी है कि आप उस नोट्स को अपने लैंग्वेज में कैसे लिखो। देखो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो पहले आप नोट्स बना लो किसी भी बुक से या किसी भी कोर्स से, कंटेंट से, जहां पर आपने पॉइंट्स में, कीवर्ड में, इस तरह से सारी जो चीजें हैं फ्लो चार्ट में, ऐसे कोई भी इस तरह से पॉइंट्स बना के यहाँ पर आपने लिख दिया है, ठीक है, ऐसे आपने सारी चीजें कवर कर लिया। अब आप क्या कर सकते हो कि जब भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, जैसे दो तीन टॉपिक आपने पढ़ लिया या एक दो भी टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, अब आप उसको अपनी लैंग्वेज में उसका आंसर लिखने की कोशिश करो। जैसे आपने इंस्टीट्यूशन का टॉपिक पढ़ा है, संस्थान के बारे में पढ़ा है, तो आप ये मान के चलो कि अगर ये टॉपिक हमें एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे लिखोगे। शुरू शुरू में आपको बहुत दिक्कत होगी क्योंकि हमें किताब से देख के आदत है और एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन है, तो हमसे वैसे समझ लेते हैं चीजों को कि ऑप्शन देख के आंसर आ जाए। बट क्योंकि अब आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको इस तरीके से तैयार करो कि आप उसका आंसर कैसे लिखोगे। शुरू शुरू में दिक्कत आ सकती है, बहुत गड़बड़ भी होगी, बट अगर आप ये चीज अपने डे 1 से अपनी प्रिपरेशन में फॉलो करोगे ना, तो एग्जाम तक जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो जब भी आप आंसर लिख रहे हो, जब हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो कीवर्ड्स हम लोग नोट डाउन करते हैं, और ये जो कीवर्ड्स आप नोट डाउन करते हो ना, इसका फायदा मिलेगा। आंसर राइटिंग में जो सबसे बेस्ट चीज होती है कि हमेशा सबसे पहले तो ध्यान रखना, जब भी आप अपना आंसर लिख रहे होते हो, हमेशा आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना है। कभी भी पैराग्राफ में जो आंसर है वो नहीं लिखना चाहिए। आपने 5-6 लाइनें लिख दी या एक एक पेज का पैराग्राफ में आंसर लिखने जा रहे हो, टीचर आपका आंसर पढ़ेगा ही नहीं, आपको बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहली चीज है कि हमेशा पॉइंट्स में अपने आंसर लिखने सीखो। इवन अगर आप पैराग्राफ भी लिख रहे हो तो पैराग्राफ भी ऐसे लिखना चाहिए कि सपोज अगर 2-3 लाइन लिखी है, फिर आप एक लाइन का गैप छोड़ो, फिर यहाँ से पैराग्राफ चेंज हम लोग करते हैं ना, वो चीजें आप करो। तो ये चीज है, बट उससे बेटर है पॉइंट्स में अपने आंसर लिखो। 2-3 लाइन का जो एक पॉइंट है आप लिख सकते हो ऐसे करके। अब पॉइंट्स में भी आंसर लिखने में हमें क्या करना है, हेडिंग आपको बनानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशन है, तो इंस्टीट्यूशन में आप जानते हो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आपने अपना पहला हेडिंग बनाया और इसको फिर आपने एक्सप्लेन किया। सिमिलरली इससे ही रिलेटेड कोई दूसरा पॉइंट है वो, फॉर एग्जांपल डर्कहाइम की आप फंक्शनल थियरी पढ़ो। सो डर्कहाइम के फंक्शनल थियरी में कैसे उन्होंने ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी के बारे में बात की है, क्राइम का उन्होंने किस तरह से एग्जाम्पल दिया है। तो आपको ये जो हेडिंग है वो बना के अपने आंसर लिखना सीखना है। जब आप हेडिंग बना के आंसर लिखते हो तो आपका जो आंसर है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव लगता है। हेडिंग आपकी, और हमेशा ध्यान रखना ऐसी होनी चाहिए कि वो देख के ही समझ में आ जाए कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है। हेडिंग आपकी हमेशा इतनी सटीक होनी चाहिए कि वो जो हमारा क्वेश्चन है उससे एकदम रिलेटेड हो। हेडिंग कभी भी ऐसे नहीं लिखनी है कि बस लिख दी हमने। हेडिंग हमेशा ध्यान रखना ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल आपके आंसर से रिलेटेड हो, बिल्कुल सबको समझ में आ जाए कि हाँ ये पॉइंट हमारे आंसर से बिल्कुल रिलेटेड है। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आपने सपोज एवोल्यूशनरी थियरी पढ़ा है, ऑगस्ट कॉम का आपने थियरी पढ़ा है, तो सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंग उस थियरी को पूरा पढ़ो, अच्छे से समझो, फिर अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर राइटिंग करने की कोशिश करो या उस टॉपिक से रिलेटेड आंसर लिखने की कोशिश करो। तो उसमें जो पूरा थियरी है वो आप फ्लो चार्ट में भी ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे ऑगस्ट कॉम ने 3 स्टेजेस के बारे में यहाँ पे बात की है, तो ये जो 3 स्टेजेस है आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसे कि थियोलॉजिकल स्टेज है, फिर मेटाफिजिकल स्टेज है, फिर पॉजिटिविस्टिक स्टेज है, फिर इनके क्या फीचर्स हैं वो आप पॉइंट में, फिर थियोलॉजिकल स्टेज को और क्या अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है वो चीज है। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है। जब इस तरह के आंसर्स होते हैं तो ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट निकलता है, आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे और आपके सिलेक्शन के भी चांसेस होंगे। सो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी है। सिंपल चीज है, सबसे पहले अपना सिलेबस देखो, वो चीज आपको फॉलो करनी है। और दूसरी चीज जो है आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है, या बेसिकली यहाँ पर अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको जरूर बनाने चाहिए, क्योंकि यही चीज है जो आपको मेंस एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। और दूसरी चीज है थोड़ा सा सेल्फ स्टडी की तरफ भी यहाँ पर आपको काम करना है। अगर आप हमेशा सिर्फ दूसरों पे ही डिपेंडेंट रहोगे कि जब कोई क्लास होगी तब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे डिपेंडेंट, जब यूट्यूब पे कोई पढ़ाएगा तभी हम लोग पढ़ेंगे,
या जब कोई कोर्स लॉन्च होगा तभी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये चीज नहीं करनी है। क्योंकि देखो आप यूजीसी नेट की तैयारी करके आए हो, इतना आपको बेसिक पता है, तो यूजीसी नेट की जो तैयारी की है, जो मैंने बोला सिलेबस देखो और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। बहुत सारे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप कोई कोर्स नहीं, जो कोर्स परचेज कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कोर्स अगर आप नहीं परचेज कर रहे हो तो फिर आपको जो ऑथेंटिक सोर्सेज है, जैसे बुक्स वगैरह पढ़ो, इग्नू का कंटेंट देखो, ऐसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी मैं भी अपने एंड से काफी हद तक काफी चीजें प्लान कर रही हूँ। कोर्सेज का भी यहाँ पर आपके लिए प्लान किया जा रहा है, होपफुली बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट इससे रिलेटेड देखने को मिलेगा। एंड बाकी जो यूट्यूब क्लासेस हैं वो भी मैं कुछ ट्राई करूंगी कि कुछ टॉपिक या कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी वगैरह है इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ ऐसी छोटी चीजें हैं वो मैं आपको हमेशा इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड बताते रहूं। सो आई होप आज का ये जो सेशन है आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। बहुत डिटेल में हम लोग सारी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, क्या होना चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए, बट अभी आपको शुरुआत कैसे करनी है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इस चीज को आप लोग जरूर फॉलो करो और अच्छे से यहाँ पर आपको इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है। सो आई होप ये सेशन हेल्पफुल रहा हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कुछ हेल्प मिली या नहीं, या कोई आपका सजेशन है, कोई डाउट है, वो भी आप लोग जरूर बता सकते हो। उस टॉपिक से रिलेटेड भी मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे जेआरएफ अड्डा चैनल जो है वो मेन चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जेआरएफ नीति ये जो हमारा चैनल है, इसे भी जरूर सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी मैं आपके लिए पर्टिकुलरली असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस, क्लासेस, सब कुछ लेकर आने वाली हूँ। एंड बहुत कुछ स्पेशल है जो इस चैनल पे आपके लिए प्लान किया जा रहा है। सो स्टे ट्यून, और बहुत कुछ एक्साइटिंग यहाँ पर होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कोई भी डाउट है, सजेशन है, सेशन कैसा लगा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, सो मैं उसके अकॉर्डिंग और वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।